एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज फॉर्म्स है, वो सारी योगा से निकली है। बट उसको हमने मशीनीकरण कर दिया, उसको हमने एक बंद कमरे में एसी चला के लाउड म्यूजिक में पैक कर दिया। ईगो लिफ्टिंग ज्यादा हो रही जिम्स में, लड़की पटाने के लिए हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं। रील्स इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि सुबह उठ के एलोवेरा का पानी पीना है, आंवला का पानी पीना है, त्रिफला का पानी पीना है, सुबह उठ के ये जीरे का पानी पीना है, अजवाइन का पानी पीना है, 70 तरह के तो पानी पीने को बता देते हैं रील वाले, और माइंडसेट को पूरा घुमा देते हैं। बंदा पिए तो पिए क्या, बीपी, शुगर और थायराइड तो तीनों सगी बहनें हैं। फिर तीनों की दवाइयां शुरू हो जाती है और फिर कुछ सालों बाद लिवर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है दवाइयां खाकर। आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूं। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो सर, ऑल गुड? हेलो अभिषेक सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग सर। आज हम बात करने वाले अबाउट माइंडसेट, अबाउट योगा। आप योगा एक्सपर्ट हैं, योगा में आप बहुत साल से मैं आप काम कराते हैं और आपका रुझान भी इसके अंदर है। आज योगा किस किस तरीके से हेल्प कर रहा है लोगों की, आज योगा किस तरीके से लोगों के माइंडसेट चेंज कर रहा है, आज योगा किस तरह के मिरेकल्स कर रहा है, उससे बातें करेंगे सर। बेशक। और योगा क्यों हमें बहुत मार्केट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्यों योगा आपके इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे बातें करेंगे। क्योंकि जो कंटेंट आ रहे हैं आजकल, वो कैसे भी कंटेंट आ रहे हैं, योगा माइंडसेट, इसमें बहुत कम कंटेंट आ रहे हैं। तो हमारी जिद है सर कि हम इस कंटेंट को बढ़ा के रहेंगे, बात करें सर। सर फर्स्ट, आपको कोई ऐसा केस जो कि बहुत वियर्ड रहा हो, खराब रहा हो, और उसको आपने चेंज किया हो, ट्रांसफॉर्म किया हो? राहुल सर, बहुत सारे केसेस हैं, कौन कौन से गिनाऊं? अब आपने कहा कि हमें रियल माइंडसेट की तरफ बढ़ना है, लोगों को सही चीज परोसनी है, क्योंकि मार्केट में प्रोपेगेंडास बहुत चल रहे हैं, मार्केट में नेगेटिव चीजें की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा चल रही है, और जो चीज खराब है ना, जो चीज किसी ने नहीं सुनी आज तक, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज ज्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि वो लोग कुल सरप्राइज करती है। ऐसे कोई रील, अगर मैं आज बियर योगा की बात करने बैठ जाऊं, बियर योगा की रील बहुत वायरल हो रही है आज के टाइम में। श्री श्री रविशंकर जी ने भी उसके ऊपर अपनी राय दी थी, और बहुत रील वायरल हो रही है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके की उल्टी सीधी चीज आज के टाइम में मार्केट में निकाल दूं और उसको पब्लिसाइज करने लग जाऊं, बहुत चलेगी, क्योंकि लोगों को अतरंगी लगेगी, नई लगेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, किताबों में कहीं लिखी ही नहीं, कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू, कोई आउटकम ही नहीं है उस चीज का, बट वो आज मार्केटिंग के दम पे बिक जरूर जाएगी। अब होगा ये कि नेगेटिविटी और खराब माइंडसेट जल्दी बिक जाता है, सही माइंडसेट, रियल विजडम, नॉलेज नहीं बिक पाती। मैं कितनी अच्छी गहन संहिता से बात निकाल लूँ, चरक संहिता से बात निकाल के परोस दूँ, पर वो क्योंकि सेंसिबल है, वो क्योंकि प्रिडिक्टेबल है, वो क्योंकि हम लोगों ने इंडियन अपने पेरेंटिंग में वो बातें सुनी है कि सुबह उठना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, नहाने के बाद खाना खाना चाहिए, वो सबने सुना है, प्रिडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, इसलिए वो रीलें हिट नहीं होती। अब वियर्ड, अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस पूछो तो मैं बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे, लोगों तक अच्छी हेल्थ विजडम पहुंचे। अब उसके लिए मैं तो योगा कराता हूँ बिल्कुल क्लासिकल मेथड से, जो हमारे एक्चुअल में बुक्स में महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग की जब बात करी है, उस मेथड को मैं छोड़ता नहीं बिल्कुल भी, और उसी मेथड से मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, उसी मेथड से मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे से खुश रहते हैं। क्योंकि मॉडर्न कराने बैठूंगा, पावर योगा कराने बैठूंगा, रिदमिक योगा कराने बैठूंगा, लोग 2-4 दिन तो खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह, हम बहुत बढ़िया चीज करके आए हैं, नई चीज निकल रहा है, ये पसीना निकल गया, पावर योगा, हॉट योगा कर लिया, पर उसका एंड रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, उससे कुछ हीलिंग नहीं हो रही। जिम जो है ना, वो एक तरह का मॉडर्न योगा ही है, योगा से ही सब कुछ निकला हुआ है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज फॉर्म्स है, वो सारी योगा से निकली है। बट उसको हमने मशीनीकरण कर दिया, उसको हमने एक बंद कमरे में एसी चला के लाउड म्यूजिक में पैक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो रहा है जिम्स में, ईगो लिफ्टिंग ज्यादा हो रही है जिम्स में, लड़की पटाने के लिए हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए कॉम्पिटिटिव में हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, इतनी थाई मारेंगे, इतना उठाएंगे, इतना मारेंगे, और फिर पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी डालेंगे। तो इतना जब एक्सपीरियंसेस खराब हो रहे हैं, तो मैं अपने क्लासिकल योगा को लेकर ही अपने क्लाइंट्स से डील करता हूँ टोटली। और मैंने देखा है
कि जो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग बिल्कुल डेथ बेड पे उनको मान चुके हैं, वो लोग भी रिकवर हुए हैं। उन लोगों ने भी 10-10 किलोमीटर दौड़ के मुझे दिखाया है। जो लोग अपने शोल्डर को फ्रोजन मान के 2-2 बारी ऑपरेशन करा चुके हैं, उनका कैप्सूल स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर, वो लोग भी अब 10 साल हो चुके हैं पर उन्होंने अपना ऑपरेशन ना कराया और बिल्कुल हेल्दी लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। जिनके हाथ यहाँ से यहाँ तक नहीं उठ रहे थे, हाथ पूरे उठ रहे हैं हाथ। हाँ, और जिन लोगों ने मतलब कि जो लोग डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा था, थॉट्स नहीं आ रहे थे, बंद कमरे में बैठे हुए थे, लाइट्स बंद करके, किसी से ना मिल रहे थे, किसी से कुछ, वो आज बाहर भी निकल रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक्शंस ले रहे हैं, अपने जो ग्रजेस अंदर दब रहे थे, जो अंधेरा अंदर इकट्ठा हो रहा था, उसको बाहर निकाल रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं थ्रू क्लासिकल योगा ओनली। क्योंकि क्लासिकल योगा में सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं है, क्लासिकल योगा में एक्चुअली होलिस्टिक वे हम लोग बताते हैं। हम लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि 1 घंटा योगा कर लिया, हाथ पैर चला लिए, भुजंगासन कर लिया, सेतुबंध आसन कर लिया और यू आर डन। बल्कि मैं तो उनको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का क्या पूरा स्केड्यूल होना चाहिए। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट डाइट ऑल्सो कि डाइट ले लो, ये खा लो और ठीक हो जाओगे, बट इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्ट, और हाउ यू ईट, हाउ यू ड्रिंक, व्हाट यू ड्रिंक, व्हेन यू ड्रिंक, राइट, हाउ स्लो, हाउ फास्ट। सर आप बता रहे थे आपको अपने एग्जांपल जिसमें बहुत आपके केस वेयर रहा। प्रॉब्लम्स राहुल सर देखो बहुत है मार्केट में। अब ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो मतलब अपने बाल फाड़ने को तैयार बैठे हैं। अच्छा। जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो डील नहीं कर पा रहे। एक्चुअली उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली में लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बर्ताव की वजह से अपने लोग खो दिए। हाँ, अब उनके पास इतनी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, वो रातों को अकेला काट रहे हैं, काट नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। अब जब रात अकेली काटनी पड़ती है तो इतना मतलब कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अंदर से इतना भर जाते हैं कि वो सुबह उनका कूड़े वाला कूड़ा लेने आता है ना जब, तो उस पर भी सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं। सब्जी ले रहे होते हैं तो सब्जी वाले पे चिल्ला रहे होते हैं विदाउट एनी रीजन। और उनसे जितने लोग डील करते हैं, करना पड़ता है जिनको भी, वो सभी उनसे परेशान हो रहे होते हैं। तो एक योगा टीचर जब उनकी जिंदगी में आता है ना, तो पहले तो योगा टीचर खुद भी रो रहा होता है कि यार मैं ऐसा क्लाइंट पकड़ूं तो मेरी खुद की एनर्जीज कितनी ज्यादा खराब होंगी। आप रियल एग्जांपल आपके पास साथ है एक? हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। और मैं फिक्शनल स्टोरी सुना रहा हूँ यहाँ पे कोई। तो मैं मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकता हूँ उस टाइम पे मेरे लिए भी कितना डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाता है कि यार क्लाइंट ने अपने कई साल पिछले, अगर शी इज राइट नाउ 50 ईयर ओल्ड, तो पिछले 15 सालों से अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अपने घमंड में कह लो, या फिर अपनी ईगो में कह लो, या फिर अपने किसी भी रीजन से कह लो, अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर जा रही है। और मैं 15 साल का कचरा कैसे साफ करूं? पर कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास होता है, कहीं ना कहीं खुद पे थोड़ा सा अब वो होता है कि जिम्मेदारी वाला भाव कि मुझे यार करना तो है, देखो एज अ जिम्मेदारी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी भी मुझे करना है। पर ऐसे ऐसे क्लाइंट जो मिल जाते हैं ना कभी कभी, जिन्होंने अपना लाइफ का इतना कचरा किया होता है। अब ये चलो ये एक केस था। एक दूसरा केस था जिसमें 25 साल का मेरे पास एक लड़का आया, बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा था। अब फैमिली परेशान थी, फैमिली अब्यूजिव थी। हाँ, अच्छा। फैमिली उस बच्चे को नहीं संभाल पा रही थी, फैमिली समझ ही नहीं पा रही थी, खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि करें तो करें क्या इस बच्चे के साथ, कैसे बिहेव करें। फैमिली उसको डांटती थी, फैमिली उसको मारती थी, फैमिली उसको डांट के मार के समझाने की कोशिश करती थी, चुप बिठाने की कोशिश करती, जबकि उनको नहीं पता था कि उस बच्चे को प्यार चाहिए, उस बच्चे को थोड़ी केयर चाहिए। उस बच्चे को थोड़ा सा अगर प्यार से बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। और वो बेशक से फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम है या फैमिली के लिए एक बर्डन है, बट उसको स्टिल केयर से ही डील किया जा सकता है। अगर डांट के डील करोगे तो और 5 years डाउन द लाइन फैमिली का और नाइटमेयर जैसा बन जाएगा बच्चा। और जो कि होने लग रहा था। 25 साल का बच्चा, उसको कम से कम 10 साल पहले बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हो गया था। अब वो मुश्किल से 10 साल काट रहा है। अब मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ है 25 साल की उम्र में, तो मैंने पहले तो परिवार को बैठ के समझाया कि भैया ऐसे 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 ऐसा तुमने करना है तो तुम्हारा आगे
5 years डाउन द लाइन तुमको कुछ प्रोग्रेस मिलेगी और तुम्हारी लाइफ आसान होगी। वरना ये बच्चा तुम खुद तो उसको कुछ फील नहीं हो रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, पर वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। ये बात शर्तिया है। हाँ, तो पहले तो फैमिली को उसको पूरा समझाया बैठा करके कि ऐसे ऐसे होगा आज से इस घर में, ऐसे ऐसे बिहेवियरल चेंज तुम्हें को लाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू करा, बच्चे को थोड़ा घुमाना फिराना और थोड़ा सा एंटरटेन करना और थोड़ा सा उसके बीच में ही उसको योगा कराना, उसको स्ट्रेचिंग कराना, उसको मेडिटेशन की प्रैक्टिस देना। ये सब चीज़ें थ्रू आउट प्रोसेस में शुरू करी तो बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स भी आना शुरू हुआ, बच्चे को अच्छा भी लगना शुरू हुआ, बच्चा मुस्कुराना भी शुरू हुआ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सामने आती है। अब एक और क्लाइंट की बताऊँ, फ्लाइट आवर्स बहुत ज़्यादा थे क्लाइंट के। फ्लाइट आवर्स इतने ज़्यादा थे, लगा लो कि महीने में 20-22 दिन हवा में। वो तेरी हाँ, 20-22 दिन हवा में गुजरते थे। मतलब कि रोज स्कॉटलैंड से लंदन, लंदन से यहाँ नॉर्वे, नॉर्वे से इधर बर्मिंघम, और ये सब घूमते रहते थे। यूरोप के क्लाइंट थे। तो 20 दिन कम से कम फ्लाइट में गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिफिकेशन एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पा रही है। हाँ, तो अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आईवी लगाएंगे। उनका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, सांस ही नहीं ले पा रहे। सांस नहीं ले पा रहे तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहे, 10 कदम चलने पे थक जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे क्लाइंट्स जब देखने को मिल रहे हैं तो साफ जाहिर पता चल रहा है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स है, नॉलेज ही नहीं है लोगों को, बेसिक खाना पीना ही नहीं पता कैसे खाना पीना है, सुबह उठ के पानी पीना है। अब रील्स इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि सुबह उठ के एलोवेरा का पानी पीना है, आंवला का पानी पीना है, त्रिफला का पानी पीना है, सुबह उठ के ये जीरे का पानी पीना है, अजवाइन का पानी पीना है। 70 तरह के तो पानी पीने को बता देते हैं रील वाले और माइंडसेट को पूरा घुमा देते हैं। बंदा पिए तो पिए क्या। अब जो बंदा एक बारी एक रील को देख ले, उसको 10 तरह की रील आनी शुरू हो जाए, उसी सारी मिक्स कर के सारी मिक्स आनी शुरू हो जाए। अब वो समझ ही नहीं पाता कि करे तो करे क्या, और फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। क्योंकि हमारा माइंड तो ऐसा है ना कि उस पर प्रेशर डालोगे तो वो बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, बिखर जाता है और फिर वो वापस रबड़ बैंड की तरह खिंच जाता है। जैसे रबड़ बैंड को खींचते ना, खींचते 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 वो डबल वापस आता है, इलास्टिक की तरह ही। तो पूरा वापस अपने आप को बंदा खींच लेता है वापस अपने स्केड्यूल में। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में तो ये सब। सर, अगर हम बात करें, अगर कुछ कुछ जो डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं इनको, और कुछ लाइफस्टाइल जैसे स्ट्रेस हो गया, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया, आपके डायबिटीज़ हो गया, आपका थायराइड हो गया, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में आता है। तो अगर कोई पर्सन इस लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर बहुत टाइम तक रहे तो उसकी लाइफ में क्या असर आता है, आपको क्या लगता है? किडनी फेलियर और लिवर फेलियर क्योंकि दवाइयाँ तो ले ही रहा होगा डेफिनेटली, और दवाइयाँ ले रहा होगा तो बीपी, शुगर और थायराइड तो तीनों सगी बहनें हैं। सगी बहनें। एक को पता चलता है ना कि भैया उस बॉडी में थायराइड की दवाई जा रही है, फ्री फंड में जाने दे रहे हैं। थायराइड की दवाई शुगर की दवाई को बोलती है यार चल चल चल, घर मिल गया तो शुगर की दवाई शुरू हो जाती है थोड़े महीनों बाद, और फिर बीपी की शुरू हो जाती है तीसरी थोड़े महीनों बाद, क्योंकि तीनों बहनें ना आपस में बता देती है चल चल चल, घर मिल गया चलो चलते हैं अभी। हाँ, तो फिर तीनों की दवाइयाँ शुरू हो जाती है और फिर कुछ सालों बाद लिवर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है दवाइयाँ खा के, फिर किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है खा के। तो बीपी, शुगर, थायराइड डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और एक्चुअली एलोपैथी में तो इलाज भी नहीं है। एलोपैथी में तो सिर्फ मेंटेनेंस है। जाते तो बाद में उस एलोपैथी के पास ही हम लोग जाते एलोपैथी के पास है, जाना ही नहीं चाहिए। एलोपैथिक दवाई शुरू करने से पहले तक तो आपके पास ठीक होने का चांसेस है, पर दवाई शुरू होने के बाद ठीक होने के चांसेस हमारे लिए भी मुश्किल हो जाते हैं, कि हमारे लिए भी आपको क्योर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दवाई पे डिपेंड हो जाते हो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाथ खड़े कर देता है बिल्कुल ही। और फिर योगा सिर्फ आपको मेंटेन करता है, पर अगर आप दवाई शुरू करने से पहले योगा पे आ जाते हो तो आप ठीक भी हो सकते हो, आपकी दवाई शायद जिंदगी में कभी शुरू भी ना हो। और दवाई शुरू होने के बाद एक्चुअल में आप बैसाखी बन जाती है वो दवाइयाँ, आप ठीक नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि आपके इम्यूनिटी सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए।
अब आपको दवाइयों पे ही मेंटेन रहना पड़ेगा, और दवाइयाँ भी थायराइड की कितने पेशेंट है जो 25 mg से शुरू हुए, 50 mg, 75, 200 तक उनकी दवाइयाँ पहुंच गई। वो उसको मतलब एक जैसे एक कोई छोटी अल्कोहल स्टार्ट कर थोड़ी सी स्टार्ट करता है, हाँ, और उसके लिए वो बड़ी वाली कोई असर नहीं करती, उसी तरीके से दवाई भी असर नहीं करती, टॉलरेंस बढ़ती चली टॉलरेंस बढ़ जाती है जाती है। ना। लिवर खुद कहता है कि भाई मैं कितना फिल्टर कर लूंगा दवाइयों को। लिवर की खुद टॉलरेंस बढ़ती चली जाती है, लिवर फिर फिल्टर करते करते थक जाता है, दवाई बढ़ानी पड़ती है। और हम कहते हैं फिर उसमें सर ये, क्योंकि जो बात हमने कही ना, ये बीपी, शुगर, थायराइड, जैसे पहले को अभी फॉर्म्स बनते थे, पूछते थे मेल फीमेल आपका नाम क्या है, अब साथ में ये आ गया है बीपी शुगर थायराइड है कि नहीं है। हाँ हाँ, ये भी एक फॉर्म्स फॉर्म्स में आ गया है, फॉर्म्स में बन क्योंकि पाता कॉमन हो गया है। जो हाँ। पूछ रहा है उसको भी होता है, जो आ रहा है उसको भी होता है। हाँ हाँ, और 50% पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, 50% हाँ, exactly. क्या ज्यादा ही। आजकल तो 20-22 बच्चे के थायराइड, शुगर, बीपी, थायराइड डायग्नोज हो रहे हैं आराम से। सर इस लाइफस्टाइल डिजीज बोला आपने, लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब जैसे हमने कहा कि लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत होगी तब जाके डिजीज हुई, और वो इस लेवल पे आके आपको लीवर फेल हो गया, आपने बताया मुझे। इस लेवल पे आके लीवर फेल हो गया, आपका किडनी फेल हो गया, आपको एलोपैथी के आपको एडमिट होना पड़ गया। अब लाइफस्टाइल डिजीज से अगर पहले आए हम, तो ये स्टार्टिंग कैसे हो जाती है, कैसे हम लाइफस्टाइल अपनी खराब करते हैं, जैसे रील्स बताया आपने। जब हम स्ट्रेस लेते हैं बेकार का, जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ओवर कंटेम्पलेट करते रहते, सोचते रहते बैठे, जब हम पानी नहीं पीते, जब हम कॉन्शियस ही नहीं है अपने लाइफ को लेकर के, जब हम लेट नाइट टीवी देखते हैं, जब हम अपने आप को बहुत हिट और फिट समझ लेते हैं और हम लेट नाइट पार्टीज कर रहे, घूम रहे पूरा पूरा रात को, जब हम अपने खाने पीने को माइंड ही नहीं कर रहे, सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, कचौड़ी समोसों पे जिंदगी चल रही है, तब हमारा ग्राउंड सेट होना शुरू हो जाता है। तब हमारी भूमिका बननी शुरू हो जाती है कि हमने आगे जा करके सारा अपना पैसा जो आज कमा रहे हैं वो डॉक्टर को देना है। जब हम कमाइयों भर रहे हैं, हाँ गुल्लक भर रहे हैं डॉक्टरों की आज से, तो जब हम कमाइयों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, जब हम पार्क के तो देखा ही नहीं, पार्क तो सिर्फ बूढ़े बूढ़े जाते हैं, हम तो पता ही नहीं हमको पार्क कर रहे होते हैं, कपाल भाती कर रहे होते हैं, तो बूढ़े करते काम है, हमारा थोड़ा ना काम है वो। तो जब हम इस तरीके की सोच ले लेते हैं ना, तो हम आगे जाके बीपी थायराइड के ऊपर भूमिका बांध रहे हैं, हम गलत लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। सर आपने एक बात की, इसमें स्ट्रेस की एक बड़ी भूमिका करता है, बहुत बड़ी भूमिका करता है स्ट्रेस और पेट। देखो दो चीजें हैं जो हर चीज, हर बीमारी को न्योता दे सकते हैं। अगर आपका पेट खराब है, हर बीमारी को न्योता दे सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस है, हर बीमारी को न्योता दे सकते हो, लगभग कैंसर तक को। स्ट्रेस की अगर बात करें, क्योंकि एक है ना ऐसे इंटेजिबल चीजें दिखती नहीं है। एक होता है कि अगर पकड़ में आ गया, ये ट्यूमर नहीं होता, हाँ एक ट्यूमर पकड़ में आ गया, चलो हमने इसके सर्जरी से निकाल लिया। स्ट्रेस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड तो हो गया, इंस्टॉल नहीं हो रहा। हाँ, पता नहीं चल रहा, मैलवेयर की तरह घुस गया। हाँ, एंटीवायरस मिल नहीं रहा। हाँ, और वो बाय द टाइम कट करते कंपाउंडिंग बढ़ता जाता है, और फिर आपने जो बताया लाइफस्टाइल डिजीज होती है। और राहुल सर आजकल तो फैशन है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को कुछ दो। जैसे पहले बड़े लोग, बूढ़े लोग पार्टी में जाते थे, और अगर उनको चाय में चीनी मना करी है तो ही कोई तुम्हें अमीर समझेगा। अच्छा, अगर चाय में चीनी मत डालना मेरी, तो तुम अमीर कहलाते हो, कि तुम्हें डायबिटीज है, अब अमीरों की बीमारी है। अब तो छोटे बच्चे तक एंजाइटी हो रही है, मेरे को हेल्प करो प्लीज, आई एम फीलिंग सो एंग्शियस, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, इट्स अ ट्रेंड नाउ ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक तो खैर नहीं, इंस्टाग्राम पे ही स्टोरीज डलती हैं, फीलिंग डिप्रेस्ड टुडे, तो ये ट्रेंड में है आजकल के, तो बच्चों को लगे। इस ट्रेंड की बातें करेंगे। ये स्ट्रेस जब पूरा भर गया, जैसे आपकी पूरे शरीर में गुल्लक भर गई, ये स्ट्रेस फिर पैदा करता है डिजीज, लगता है आपको? बिल्कुल, स्ट्रेस सारे डिसीजेस को बुला सकता है, ऐसे न्योता दे सकता है इनविटेशन गोल्डन कार्ड पे। जैसे आपने कहा कि ये एक बार न्योता देने तैयार होता है, और आपने कहा ट्रेंड है ये। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थी, उनकी बेटी थी मात्र 12 साल की। उन्होंने देख लिया रील्स पे कि किसी 32 ईयर्स लेडी को डिप्रेशन है, और उनकी कोई हस्बैंड, कोई बॉयफ्रेंड छोड़े चले गए उनको। वो 12 साल की लड़की वही फील कर रही है, और उसको कोई फ्रेंड छोड़े चला गया, वो बोल रही है मेरा दिल टूट गया। शी तो 12 साल की उम्र में होके इंस्पिरेशन आ जाती है ना रील्स को देख देख के। रील्स एक्चुअली हमको इंस्पायर करती हैं, और हम कॉपी कैट्स हैं बाय डिफॉल्ट। ह्यूमन माइंड इज कॉपी कैट, वी आर शीप मेंटालिटी, तो हम जो देखते हैं हम वो लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं, नो मैटर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 12 साल की लड़की हो जाते हैं, वो बोल रही है कि मेरा दिल टूट गया है, उसको पता नहीं दिल क्या होता है, दिल टूट गया उसका, और ऊपर से बोल रही है मुझे, वो साइकोलॉजिस्ट के चक्कर लगा रही है। हाँ, और वो बोलती है कि इसके बाहर मैं कैसे निकलूँ, और वो बड़ी डिप्रेशन शो करती है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो स्कूल भी नहीं जा रही जहाँ की उम्र है स्कूल जाने की। तो मैंने आपको एक केस बताया, तो बहुत सारे केस ऐसे होंगे, बहुत। और आप इसमें क्या स्टेटमेंट है आपकी? आजकल तो बच्चे सच में
उनका भविष्य अंधकार में है। बच्चों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रखी, कुल्हाड़ी पे अपना सिर मार रखा है। हाँ सच में बच्चे इतना खराब हो चुके हैं रील्स देख देख के, पीयर प्रेशर में आके। जो बच्चा बच भी रहा है ना किसी भी तरीके से कि मैं रील्स ना देखूं या पेरेंटिंग अच्छी हो रखी है बाय चांस, वो पीयर प्रेशर में मर जाता है। कि सारे बच्चे तो इस तरीके के काम कर रहे हैं, रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, मैं कैसे नहीं खेल सकता, मैं क्यों पीछे रहूंगा। हाँ, या फिर उनको लेफ्ट आउट फील होता है बच्चों को, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पेरेंट्स के लिए ये प्रेशर हो जाता है कि पेरेंट्स को भी अपना सुख चाहिए, अपना आराम चाहिए। पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं आ रही, वो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट आराम से बैठ जाऊं, इसलिए मेरा बच्चा फोन ले ले और मैं वो खाना खा ले, हमें रोना ना पड़े। और बच्चों के रोने से डरते हैं पेरेंट्स। जब डर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाएगा तो फोन दे देते हैं, रोने से डर जाते हैं। जबकि एक्चुअल में पेरेंट्स को 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन महीना रो लेने देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे सुधर जाएं और उनको पता चल जाए कि रोने से जिद्दें पूरी नहीं होती। और रोने से गलत बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि गलत बात को नहीं टॉलरेट करना चाहिए। इसको मैं ब्रैकेट करना चाहूंगा इस बात को कि हफ्ता 10 दिन रो लेने दो उनको, रो लेने दो, रो लेने दो, सिर्फ फोड़ लेने दो अपना। हाँ। कुछ नहीं होता। हाय मेरा बच्चा ये बेचारा है, वो रो रहा है, ऐसे करके हम उसको और बेकार कर देते हैं, बहुत बेकार कर देते हैं। वो गलत जिद करता है, हमें तो पता है ना कि वो बच्चा गलत जिद कर रहा है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। माँ बाप को पता होना चाहिए कि रील्स एडिक्टिव होती है। माँ बाप को पता होना चाहिए कि रील्स शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है आज के टाइम में। शुगर कोकेन से ज्यादा शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है। शुगर और कोकेन का नशा कुछ भी नहीं है रील्स के सामने। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो फिर माँ बाप को समझनी चाहिए ये बात। सही, इतना एडिक्टिव है क्योंकि जैसे हम इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मैंने परसों कुछ डाउनलोड कर लिया, कोई ऐप का नाम, मैंने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, इंस्टाग्राम जैसे, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया मैंने हल्का स्क्रॉल किया, मेरे 10 मिनट निकल गए उसके अंदर। देन सी व्हाट आई एम डूइंग। ये तो मैं ये जहाँ मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, मेरे 10 मिनट निकल गए। राहुल सर 10 मिनट में तो आप बहुत संत लेवल पे है। यहाँ लोगों के 8-8 घंटे निकल जाते हैं। अच्छा 2 घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, पर जिनके पास काम नहीं है उनके 4 घंटे 5 घंटे। मुझे तो सर मैंने 10 मिनट निकाल दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे आ रहा हूँ। देन सी कितना एडिक्टिव है ये, कि अगर मैं जहाँ पर कंट्रोल करके बैठा हूँ, मैं सिखा भी रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ और जिद भी रखी है कि हम अपने श्रोता को सिखाएंगे कैसे माइंडसेट डेवलप करें, वहाँ सिखाने के बाद मेरा ही खुद भी 10 मिनट चला गया, तो कितना एडिक्टिव है ये। एग्जैक्टली, क्योंकि ना हर पॉज, हर स्क्रॉल, हर फिंगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है। आपका बिहेवियर कैलकुलेट हो रहा है। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको पढ़ने में लगी हुई है और वो बहुत डेस्परेटली आपको पढ़ रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से हर नेक्स्ट फीड आपकी डिसाइड हो रही है बैकग्राउंड में कि इसको ये दिखाओ, ये ना दिखाओ, ये दिखाओ, ये ना दिखाओ। आपको लग रहा है कि रैंडम रील्स आ रही है, रैंडम नहीं आ रही है, आपको दिखाई जा रही है, आपको परोसी जा रही है एक एक रील जो आप देखना चाह रहे हो, जो आपकी इनसिक्योरिटीज है। अभी फेसबुक की एक ऐड देखी थी, क्या कह रहे थे कि इट गिव्स यू व्हाट यू वांट, नहीं, इट गिव्स यू व्हाट यू आर, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रियली रिमेम्बर। तो हालांकि फेसबुक ऐड जो थी वो ऐसे थी कि एक क्रिएटिव आदमी जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह करता है, उसको वही फीड आती है तो वो वॉल पेंटिंग्स और करता है। वो ऐड देखकर मुझे जो एहसास हुआ कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो वो आपको और डिप्रेशन देगा। इट gives you what you are, what you have already. ऐसी होता है। तो it gives you more anxiety if you have already anxiety. If it gives you more peer pressure if you already have a peer pressure. ठीक है सर, आप बता रहे थे कि सोल्यूशन कैसे, अब योगा जैसी जो स्थिति है, कैसे आपके उन जो 12 साल की लड़की है, ऐसे कई लोग हैं, उन पे कैसे हेल्प करा सकती है? सर योगा तो एक ब्लेसिंग है, मतलब योगा से बेटर मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कुछ भी काम करेगा। कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिसिन योगा से बेटर नहीं हो सकती, क्योंकि योगा तो होलिस्टिक है। योगा तो एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपकी लाइफ में एज अ गॉड आता है। जब आप योगा को एक्चुअल में अडॉप्ट करते हो, योगा को समझने की कोशिश करते हो, योगा को अपने जहन में उतारने की, अपने अंतःकरण में उतारने की कोशिश करते हो योगा को, तब आप
ना सिर्फ खुद को ठीक करते हो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को, सब चीज़ों को आप हील कर सकते हो थ्रू योगा। अपने पूरी अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को आप चेंज कर सकते हो थ्रू योगा। क्योंकि जो गुडनेस है ना, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रह जाती। दिया जब जलता है तो वो रोशनी खुद की तरफ नहीं रखता, सिर्फ वो चारों तरफ रोशनी फैलाता है। और हर चीज का एक बटरफ्लाई इफेक्ट दूसरे पे देखने को मिलता है। आप बहुत अच्छे हो गए, आपने बहुत सारा योगा कर लिया, आपने जीवन को सुधार लिया, क्या आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश नहीं होंगे? जब आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश होंगे तो वो घर जाके अच्छा बिहेव नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। आपके उनके पेरेंट्स जब खुश होंगे तो वो अपनी सोसाइटी में अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। एक चेन रिएक्शन नहीं शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से एक नेगेटिव चेन रिएक्शन भी शुरू हो सकता है। आप बुरे हो, आपने अपना गुस्सा, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉयज पे निकाल दी, अपने एम्प्लॉयज अपने घर जाकर निकाल रहे हैं, उनके घर में भी एक नेगेटिव माहौल आपकी वजह से आ रहा है। सोचो कितनी दूर तक चेन रिएक्शन फैलता है। और बिकॉज अर्थ इज राउंड, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एवरी लिविंग, एवरी नॉन लिविंग थिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? और ये चेन रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। अब मान लो सोसाइटी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या चेन रिएक्शन, आपकी टॉलरेंस कम नहीं हो जाएगी? आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी? अगर आप रोज़ प्लेन गिरने के, ट्रेन पलटने के इंसिडेंट सुनोगे, आपको खुद एक इनसिक्योरिटी नहीं पैदा हो जाएगी अंदर? तो योगा जब हम करते हैं ना, तो सिर्फ हम अपना भला नहीं कर रहे, अपने आप को शांत नहीं कर रहे, हम एक पूरे वर्ल्ड में एक गुड चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो योगा तो भगवान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि योगा आपको कर्म के रास्ते पर डालता है। योगा आपको एक्चुअल में बदलाव के रास्ते पर डालता है। और आप सही मायने में योगा सीखो, ना कि सिर्फ करीना कपूर या मल्लिका शेरावत की तरह 108 सूर्य नमस्कार कर दिए, उसकी सेल्फी डाल के इंस्टा पे पोस्ट कर दी। भैया, पर फॉर्म थी नहीं, आसन कोई पर्टिकुलर लगा नहीं, बस एक 108 सूर्य नमस्कार ऐसे धड़ 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 बिना किसी फॉर्म के बस चैलेंज पूरा कर दिया, पेल दिया और फोटो डाल दी। और फोटो भी पता नहीं करे भी नहीं करे, फोटो तो डाल दी। अब कोई फोटो में थोड़ा ना, वो भी एक दिन किया और फोटो 10 बार डाल दी। तो क्या रहेगा सर? 6 सेट अगर डेली करें और 108 हम सालों में एक बार करें, कौन सा बेटर रहेगा? अगर हम रोज कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करें, स्लो स्पीड से करें, प्रॉपर फॉर्म के साथ करें, क्योंकि एक एक आसन को जब तक आप 5 से 10 सेकंड नहीं देते तब तक वो आसन इस्टेब्लिश नहीं होता और आपको शांत नहीं करता। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, खुद को देखते नहीं हो, खुद को एनालाइज नहीं करते, खुद के स्पेक्टेटर नहीं बनते, हर आसन को पिछली बार किए आसन से बेहतर नहीं करने की कोशिश करते और +1 जाने की कोशिश नहीं करते, एक्स्ट्रा माइल कवर नहीं करते, तब तक वो आसन कहलाता नहीं। जब तक उसमें सुख ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो आसन कहलाता नहीं। तो स्थिरता और सुख, पतंजलि महर्षि जी ने कहा था, स्थिर सुखम आसनम। तो चित्त वृत्ति निरोगः, तब तक वो आसन नहीं कहलाता। अब आपको हर आसन को बहुत इत्मीनान से, बहुत शांत मन से, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख के, माथे पर कोई शिकन नहीं हो, कमर सीधी हो, सांसें मध्यम गति से नॉर्मल चल रही हो, तब तो वो आसन है। जल्दबाजी में भागदौड़ में कर लिया, कुछ नहीं मतलब। वो जिम में जाकर कर लो, अपने आप को फोड़ लो सेट अपनी दीवार में, इससे बढ़िया मत करो। मैं तो ये कहता हूँ। सर, क्या योग आसन है या योग साइकोलॉजी है? ये माइंड में ज़्यादा असर करती है, ये बस ओनली आसन है, भारी असर करती है? योग भगवान है, योग साइकोलॉजी नहीं है, योग फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, योग भगवान जैसा है। योग स्वयं भगवान है, क्योंकि आपकी आत्मा तक को जो चीज़ छू जाए, आपकी आत्मा तक को जो चीज़ निरोगी बना दे। आपकी आत्मा के रोग क्या है? आपकी आत्मा के रोग हैं जब आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी से घिर चुके हो। तो नेगेटिविटी से घिर चुके हो, बॉडी तो नेगेटिविटी से नहीं गिरती, माइंड तो नहीं गिरता, आत्मा घिर जाती है, राइट? आपकी आत्मा परेशान है, अंदर से असंतोषी है, ग्रेटफुल नहीं हो आप किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आत्मा के रोग हैं। अब जब आप किसी आसन में रह करके अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को पैरेलल कर लेते हो, 4 थंब रूल है, 3 थंब रूल है। जब आप ऊपर जाओ तो इनहेल करो, नीचे जाओ तो एक्सहेल करो, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप एक्सहेल करो, और एक्सपैंड करे तो आप इनहेल करो, राइट?
आप अपनी लाइफ में 24/7 इन थंब रूल्स को अडॉप्ट कर लो, तो आपकी ब्रीदिंग और आपकी फिजिकल मूवमेंट पूरा दिन अगर पैरेलल रहे तो एक्चुअल में आपकी सोल एनलाइटन हो जाएगी। मान लो अगर मुझे नीचे से कुछ उठाना है तो मैं एक्सहेल करते हुए नीचे जाऊं और इनहेल करते हुए वापस ऊपर आऊं, तो मेरा ब्रीदिंग और फिजिकल एकदम पैरेलल हो गया। अब जब ये पैरेलल हो गया तो मैं अवेयर हूँ, कॉन्शियस हूँ। और अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मेरा ध्यान तो कहीं और है, पर उठा लिया और कमर और चटक गई, खराब कर लिया, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। और गड़बड़ घोटाले तभी होते हैं शरीर में जब हमारे ध्यान कहीं और होते हैं। अगर आप योग अभ्यास भी कर रहे हो तो आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आपकी कॉन्शियसनेस कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है। सड़क पे उस इडियट ने मेरे को ऐसे बोल दिया, लो सेतुबंद आसन कर, सेतुबंद आसन करते हुए इडियट पे ध्यान है सड़क के, तब नुकसान होते हैं योगा में। तो साइंटिफिक अगर तौर पर अगर मैं देखूंगा, साइंटिफिकली देख ले, जैसे मैंने साइकोलॉजी कही, मतलब ये मन की बात है, ये मैं आपको साइंटिफिकली अगर पूछूं तो ये क्या बॉडीली बेनिफिट्स ज़्यादा है कि पहले माइंड के लिए, मन के लिए बेनिफिट ज़्यादा होते हैं अगर साइंटिफिकली देखें तो? मन के लिए बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब कॉन्शियसनेस के साथ करते हो योग, ध्यान, जब मैं कहा भी ध्यान के साथ करते हो अभ्यास, तभी आपको बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज तो वही है, जिम कर लो, पार्क में रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, कोई भी और एक्टिविटी कर लो, इट मीन्स ऑल द सेम। आपकी कॉन्शियसनेस चाहिए, और जहाँ कॉन्शियसनेस आ गई ना, वहाँ एक्चुअल में आप बेशक रोटी खा बना लो किचन में खड़े होकर, आपको फायदा होगा। हाँ, तो जो ये मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, और ये ध्यान जिसमें मैं अपने हाथ को ध्यान से देख रहा हूँ और आपके बात सुन रहा हूँ, या जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान सुन रहे हैं, तो ये भी ध्यान है? सेम है, सब चीजें सेम है। एक्चुअल में खाना बनाते हुए, मेरी बात सुनते हुए, पानी पीते हुए, या फिर ये करते हुए, सेम है, सारे ध्यान सेम है। हाँ, ध्यान का कॉन्सेप्ट ही बीइंग मेडिटेटिव इन दैट स्टेट, जिस भी स्टेट में हो मेडिटेटिव स्टेट में रहो, जिस पल में उसमें रहो, जिस पल में हो उसमें रहो। पानी पीते हुए पानी ही पियो, खाना खाते हुए खाना ही खाओ, बात सुनते हुए बात ही सुनो, लिखते हुए लिखो, सिर्फ अभ्यास करते हुए अभ्यास ही करो। सड़क पे मिले इडियट के बारे में मत सोचो, हाँ, या फिर ऑफिस में रह के घर के बारे में मत सोचो, घर पे रहते हुए ऑफिस के बारे में मत सोचो। ये मतलब अपने हमारी वृत्ति को, मनोवृत्ति जो आपने बात कही, वो वृत्ति को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है कि आप हो यहाँ पर, आपकी बॉडी तो यहाँ पर है, आपका माइंड वहाँ घूम रहा है, तो जो आपको असर होने वाले होते हैं वो भी नहीं हो पाते, नहीं होते, उल्टा नुकसान हो जाते हैं। तो सर ये क्या यही वजह है कि जब जो हमने योगा में कहते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, हाँ, बोलते मैंने योगा कर लिया, 108 सूर्य काम कर दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, जो आपने बीच में बात बोल भी दी, यही भी दिक्कत होती है। जो योगा भी करते हैं और वो ध्यान में नहीं होते, उनको रिजल्ट नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। वो बोलते हैं कि अरे हम तो योगा करके आए, हम तो हमने रील देख के आए थे, आपकी वीडियो देखी थी, राहुल सर की वीडियो देखी थी, माइंडसेट की वीडियो देखी थी हमने, योगा करना चाहिए, हमने कर लिया, मगर हमारा असर नहीं हो रहा। हाँ, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ध्यान नहीं होता। ध्यान नहीं होगा तो दाल में नमक भी ज्यादा हो जाएगा, ध्यान नहीं होगा तो गालियां भी पड़ेंगी ऊपर से कि ध्यान क्या तेरा, दाल ढंग से नहीं बनाई जाती। ध्यान नहीं होगा तो काम करते हुए भी गड़बड़ होगी, एडिटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर आप भी अपने एम्प्लॉय को डांटोगे कि ये ढंग से एडिट भी नहीं किया, नाम तक ढंग से नहीं लिखा हुआ, स्पेलिंग गलत है नाम की। एग्जैक्टली। तो जब तक ध्यान से काम नहीं होगा तो काम में कुछ भी इम्पैक्ट ही नहीं होगा। ठीक है सर, आई बिलीव इसके बारे में हम 20 दिन और 20 साल तक बात कर सकते हैं, बेशक, और ये कभी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बेशक। तो वी हैव टू समराइज दिस। बिफोर समराइजिंग आई वांट कि आप बताएं कि कुछ 3-4 मैसेज, जो चूरन बोलते हैं हम, ऐसे कुछ चूरन जो हम दें, ऐसे कोई गुट्टी हम दें जो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो, विथ योर एक्सपीरियंस, विथ योर पैशन। देखिए, आग बंद करके कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि अगर आपको एक्चुअल में अपना जीवन सुधारना है ना, पहले जो चीज़ें करनी है उन पर ध्यान मत दो, पहले जो चीज़ आप गलत कर रहे हो ना उन पर ध्यान दो, उनको सुधार लो। आप अगर जंक फूड खा रहे हो, सुधार लो। आप अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्टेड हो, सुधार लो। आपको पता है आप पानी कम पी रहे हो, सुधार लो। आपको पता है आप रात को देर से सो रहे हो, सुधार लो पहले उस चीज़ को। और अपनी गलत हैबिट्स को सिर्फ इरेडिकेट करने की कोशिश मत करो, गलत हैबिट्स को सही हैबिट से रिप्लेस करने की कोशिश करो। मान लो आप रात के समय पे स्क्रीन एडिक्टेड हो, रात के समय पे आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो बैठ करके, एक बुक साइड में रख लो अपने बेड पे, और पहले 4 दिन तक बेशक वो बुक पढ़ो मत, पर वो बुक वहां पर रखी रहेगी ना कहीं माइंड में घुसेगा कि यार बुक पढ़ लेती हूँ।
तो एक दिन तो आएगा जब आप स्क्रीन हटा करके बुक हाथ में ले लोगे, अगर वो बुक बेड साइड पे पड़ी होगी तो गुड हैबिट से रिप्लेस करो अपनी बैड हैबिट्स को। अगर आप मान लो जंक फूड खाते हो बहुत ज़्यादा, तो जंक फूड को रेट करना शुरू करो कि आप मोमोज खा रहे हो अगर, तो मोमोज से आप कुछ ऐसा खाओ जो थोड़ा सा कम अनहेल्दी है, फिर उससे कम अनहेल्दी, फिर उससे हेल्दी 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 और हेल्दी पे स्विच करो। अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्टेड हो तो आप पहले शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म पे आओ, फिर आप लॉन्ग फॉर्म से थोड़ा सा मूवीज पर आओ, फिर मूवीज से सिर्फ ऑडियो सुनने पे, गाने सुनने पे, फिर गानों से आप स्लो ओल्ड गानों पे आओ, धीरे धीरे करके स्विच करो, और फिर उस गानों को सिर्फ रिदम्स पे आओ। उस तरीके से स्विच करो हर अपने बैड हैबिट को समझ के, और धीरे धीरे टेपर डाउन करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आज से कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करूंगी, जीरो, एकदम से जीरो नहीं होगा ओवरनाइट, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से जीरो होगा, पर होगा, जरूर होगा। इंटेंशन क्लियर रखो, और हो सके तो एक कार्ड पे अपने पास लिख के रखो कि मुझे ये अचीव करना है, दैट्स माय ब्लूप्रिंट ऑफ माय स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेक। तब तो वो पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम 4 दिन में ना भूल जाते हैं कि हम कहाँ को जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। 4 दिन में फेड आउट हो जाता है हमारी जो मोटिवेशन होती है, जहाँ से भी हमने मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्स से ली होती है, क्योंकि वाई क्लियर नहीं है ना कि हमने जो चेंज लाना है अपने जीवन में, क्यों लाना है चेंज। वाई क्लियर नहीं है, जब तक वाई क्लियर नहीं होंगे तब तक वो चेंज आएगा नहीं। तो पहले अपने वाई को क्लियर कर लो, और फिर उसके ऊपर स्टेप्स लेने शुरू करो धीरे धीरे, और फिर जीवन में अपने योगा उतारो, फिर जीवन में ब्रीदिंग उतारो, फिर जीवन में थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट उतारो, फिर जीवन में पार्क जाना उतारो, फिर जीवन में पार्क में बैठ के ब्रीदिंग करना उतारो, एकांत वास उतारो जीवन में, पानी उतारो जीवन में अच्छे से, खाना हेल्दी उतारो जीवन में अच्छे से, रात को समय से सोना, समय से उठना उतारो जीवन में। रात को 10 बजे सो जाओ, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन सबसे ज़्यादा हाई सिक्रीट हो रहा होता है, और सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी आँख नेचुरली खुले उतने बजे उठ जाओ सुबह। फैमिली के साथ बैठना शुरू करो, सोशलाइज करना शुरू करो, लोगों से मिलते जुलते रहोगे, ठीक रहोगे, एकांतवास रखोगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझोगे। जो प्रोपेगेंडा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू आर मेड फॉर योर सेल्फ, राइट, बहुत चलता है। तो उस प्रोपेगेंडा से निकलो और एक्चुअल में कम्युनिटी के साथ बैठो। जब पहले बड़े परिवार होते थे 14, 15, 20 लोगों के, तब कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती भी नहीं थी। अब फैमिलीज भी न्यूक्लियर होती जा रही हैं, और उस न्यूक्लियर फैमिली में भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं बिल्कुल ही। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वहाँ से है। ठीक है सर, आई बिलीव इसको, और ये जो आपने बातें की वो किसका अंत नहीं है, इसका ये आता है और चलता रहेगा। बट स्टिल आई वांट टू समराइज ऑल द थिंग जो कि हमने आज सीखी है। हमने सीखा कि कैसे लोग रील्स को देख के या किसी और पर्सनालिटी को देख के अपने आप पे इम्पोज कर लेते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है जो कि आपके लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। वो बाद में आपकी किडनी फेलियर बताया आपने, अपने लंग्स फेलियर बताया आपने, आपकी बॉडी में हर जगह छिद्र कर देगा वो, और फिर हम आदी हो जाते हैं एलोपैथिक दवाइयों के। अगर इससे पहले हम योग को अपने साथ अपना लें तो आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, आप आपके मेंटल स्टेट पे अच्छे हो जाते हो। आपने बताया, सर ने बताया कि हम अपनी आत्मा को बेटर कर लेते हैं, उसकी वृत्ति को हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, अपने माइंडसेट को बेटर कर लेते हैं। और लास्ट में बताया कि लोगों से मिलो, जुलो, उनसे बातचीत करो और माइंडसेट बातें सुनते रहिए। जो कंटेंट आपको बढ़ा रहा है, जो कंटेंट आपको सिखा रहा है, वो सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। जो भी सीखा है आपने उसको रिपीट कीजिए, बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, और उसको एक्शन में लाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।